हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस चैप्टर का। वो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि ये जो अभिक्रिया आप पढ़ोगे, इसमें जो एग्जांपल्स पढ़ोगे, ये आपके चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3 धातु और अधातु उसमें भी आने वाला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम 3 एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जिसमें हम विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। नाम से पता लगने लग रहा है विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई ना कोई चीज़ विस्थापित होती है। और विस्थापित का मीनिंग आप समझते हो, एक चीज़ को एक जगह से उठाया और उसको दूसरी जगह पे भेज दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके रूम के अंदर अलमारी के अंदर बुक्स रखी है और आपके ब्रदर ने आपको कहा कि यहाँ पर मैं अपनी बुक्स रखूँगा, तो आपको वो अलमारी खाली करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके भाई की चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान रहा हूँ मैं, तो उसने आपकी बुक्स को उठाया और खुद की बुक्स को वहाँ रख दिया। तो इसी प्रकार से कुछ धातुएं होती है जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, कुछ धातुएं होती है जो कम अभिक्रियाशील होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है आयरन से, और आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से। तो ये जनरली एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने लग रहा हूँ मैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पास अगर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो अगर उसमें आयरन डाल देंगे तो वो आयरन क्या करेगा, क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर को वहाँ से हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। इसलिए पहले था कॉपर सल्फेट और बाद में बन जाएगा आयरन सल्फेट। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या बात आएगी, यहाँ पर मेन पॉइंट आपका क्या है, आपको पहले माइंड में रखना है कि सभी धातुएं एक जैसी नहीं होती है। कुछ धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती है, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती है, ठीक है ना। तो इसमें आप डेफिनेशन से पढ़ सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये यौगिक है कॉपर का, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर ने सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाया है, कॉपर सल्फेट, जो कि नीले कलर का होता है। अभी आपको दिखाने वाला हूं। जैसे ही उसमें हम आयरन डालेंगे तो आयरन धीरे धीरे क्या करेगा, कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो आयरन सल्फेट है। अभी तो देखो यहाँ पर आयरन की चलने लग रही थी, आयरन ने कॉपर को किक किया, कॉपर को बाहर निकाला और खुद आ गया, ठीक है ना। अब आयरन से ताकतवर कौन है, आयरन से ताकतवर है जिंक। जिंक से भी और भी ताकतवर होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, उसमें हम समझेंगे किस प्रकार से अलग अलग जो धातुएं होती है वो अलग अलग क्रियाशीलता शो करती है। तो जिंक को अगर आयरन सल्फेट में डालेंगे तो ये आयरन को हटा देगा, जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। थ्योरी आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो थ्योरी अपने आप आपको याद रहेगी, उसमें आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो मैं लेक्चर्स देता हूँ उस बोर्ड के ऊपर जो आप जितने भी कंटेंट आप देखते हो उसको आप नोट कर सकते हो, लर्न करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, हम कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाने के लिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। 2 टेस्ट ट्यूब लेके चलेंगे और कॉपर सल्फेट इसमें डालते हैं हम, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट मैंने एक इस छोटी डिब्बे में इकट्ठा कर रखा है और ये कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है। अभी मैं डालूंगा, आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने क्या देखा, ये देखो, ये आपको ब्लू कलर का इसमें कुछ दिखाई देने लग रहा है, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके चलते हैं आयरन सल्फेट। हम 2 रिएक्शंस पैरेलल लेके चलेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में चलती रहेगी वो। एक बार इसको मैं रख देता हूं और इस तरह से दूसरी टेस्ट ट्यूब ली मैंने और उसके अंदर मैंने डाल दिया आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट देखने में हल्का सा हरे रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल लाइट कलर का, जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है उस तरह का कलर होता है इसका। तो ये देखो, ये आपके पास है आयरन सल्फेट। तो आपको ये हो सकता है इतना ग्रीन नजर ना आ रहा हो, पर हल्का सा ये ग्रीनिश कलर का होता है। जो मेरा शर्ट का कलर है सेम टू सेम वैसा ही कलर है। ये तो थे आपके पाउडर, ठीक है ना, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट। अब मेन पॉइंट के इनके सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनमें थोड़ा सा वाटर डाल देता हूँ और उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि आपका सोल्यूशन तैयार हो जाए। ये इसमें मैंने आयरन सल्फेट के साथ वाटर मिक्स किया तो इस तरह का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़्यादा मिक्सअप करना चाहो तो मेरे पास स्टीरर है, इससे हम इसको
मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपका फेरस सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो चुका है, ठीक है ना। ये कैसा नज़र आ रहा है आपको? हम इसको ग्रीनिश भी नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा क्लोज है ग्रीन के, तो इसलिए इसको हम हल्का ग्रीन बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपका ये था। आपका कौन सा सोल्यूशन आपने याद रखना है, कलर से आपको पहचान हो जाएगी कौन सा कलर है। ये ब्लू कलर, तो ये आपका कॉपर सल्फेट। तो इस कॉपर सल्फेट में आपने वाटर को ऐड किया और ये आपका सोल्यूशन तैयार हो चुका है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये थोड़े टाइम के बाद घुल जाएगा। इसको हम स्टीरर से अगेन मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। ये सॉल्यूशन जो है किसका सॉल्यूशन है? ये कॉपर सल्फेट का। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को साइड बाय साइड देखते हैं। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट का होता है, और ये हल्का ग्रीनिश जो कलर है ये किसका सॉल्यूशन है? आयरन सल्फेट का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, आपके सामने रिएक्शंस लिखी हुई है। कॉपर सल्फेट, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका है ये कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट के अंदर आपने आयरन डालना है, और इस तरह से आपकी नीचे वाले में देखो ये क्या है आपका FeSO4, और इसमें क्या डालना है आपने? जिंक डालना है, और देखते हैं रिएक्शंस क्या होती है। तो कॉपर सल्फेट में आयरन डालने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन की नेल लेते हैं, कील ली मैंने। ये मेरे पास लोहे की कील थी, ज़्यादा बड़ी मेरे को मिली नहीं, मार्केट में गया नहीं, तो घर पे मिल गई मेरे को। ये आपकी, इसको मैंने धागे से बांध लिया ताकि इसको बाहर निकालना आसान हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं इसमें डिप कर देता हूँ। ये क्या आपका Fe, लोहे की कील है, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, थोड़े टाइम के बाद में इस Fe के ऊपर कॉपर इकट्ठा हो जाएगा, और इसका Fe जो निकल कर कहाँ जाने लग जाएगा आपका सोल्यूशन के अंदर। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये इसको मैंने जो आयरन है इसको थोड़ा सा, कील को थोड़ा सा बाहर रख लेता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से मैंने इनको डिप करके रख दिया है। थोड़े टाइम के बाद ही हम देखेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार होती है। इसको मैं यहाँ कोर्क लगा देता हूँ ताकि ये आपकी आयरन जो नेल है वो एक जगह फिक्स हो जाए। इसको मैं थोड़े टाइम रख देता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। अभी आपने कॉपर सल्फेट और आयरन को मिक्स किया, इसको मैंने एक बार रख दिया। इसी के पैरेलल में हम दूसरी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके पास था, ये क्या आपका, ये आपका आयरन सल्फेट, और ये जो मेरे हाथ में ये आपको देखो ये टुकड़े नज़र आने लग रहे हैं, ये ठीक है ना, ये होता है जिंक, ठीक है ना। देखने में बिल्कुल ये चांदी जैसे नज़र आ रहे हैं, सिल्वर जैसे नज़र आ रहे हैं, पर ये चांदी नहीं है, ये जिंक है। इन जिंक के टुकड़ों को मैं इस FeSO4 में आराम से डाल देता हूँ, ठीक है ना। और थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो ये देखिए आपके पास ये दोनों तरह के रिएक्शंस के लिए मटेरियल तैयार आ चुका है। अब आपने रिजल्ट का वेट करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहता है। तो आइए चेक करते हैं, काफ़ी टाइम निकल चुका है, अपना रिजल्ट क्या आया है। जैसे कि आपको पता था, आपने कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन को ऐड किया था और कॉपर सल्फेट का कलर जो था बिल्कुल नीला था। अब देखो सॉल्यूशन आपको कैसा नज़र आने लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ब्लू कलर था वो टोटली गायब हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर ये ग्रीन होने की तरफ जाने लग रहा है। अब एक बात आप ध्यान से देखें तो इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे वाले पार्ट में देखिए आपको ब्राउन कॉपर इकट्ठा हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो आयरन आपकी है ये भी देखो काफ़ी ब्राउन हो चुकी है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ और फिर आपको अलग से दिखाता हूँ कि ये जो आयरन जो है यानी कि जो कील है उसका कलर कैसे चेंज हुआ है, यानी कि इस पर कॉपर किस तरह से इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। तो ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट जो कील का वो टोटली ब्राउन कलर का हो चुका है, और ऊपर से अभी भी ये, क्योंकि मैंने कुछ पार्ट आयरन नेल का बाहर रखा था तो ऊपर वाले पार्ट में लोहा है और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो तांबा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा। और इस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखते हैं तो देखिए नीचे वाले पोर्शन के अंदर आप देख सकते हो कॉपर बिल्कुल साफ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन आपकी आयरन और कॉपर सल्फेट की। सेकंड जो पार्ट आप देख पाओगे, सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट। इसमें देखिए अभी भी ये रिएक्शन चलने लग रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, पर आप ध्यान से देखिए जिंक जो है वो कैसा हो चुका है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर जिंक के ऊपर जो है आयरन इकट्ठा हो चुका है। इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर निकल पाता है तो ये
ये जिंक देखो किस तरह से उसका ब्लैक ब्लैक हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आयरन इकट्ठा होने लग रहा है और जिंक रिएक्शन करने लग रहा है, ठीक है ना। और ये देखो, ये दोनों से कंपैरिजन करो, ये जिंक था जब प्योर था और ये जिंक है जब ये आपका आयरन सल्फेट के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में आपको नाम से पता लग रहा है द्वि यानी कि दो जगह विस्थापन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो यौगिक लेके चलेंगे और उन दोनों यौगिकों के बीच में आयंस का आदान प्रदान करवाएंगे। इससे पहले वाले केस में आपने क्या देखा था, जो इसे स्टार्टिंग वाला पार्ट देखा था आपने विस्थापन अभिक्रिया, उसमें आपके पास एक यौगिक था और एक धातु थी। अब की बार क्या होगा, आपके पास दोनों ही यौगिक होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अभिकारक हैं वो दोनों यौगिक हैं, और जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा, जिसकी वजह से दो नए पदार्थ बनेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लर्न कर सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद बनते हैं, ठीक है ना। आयनों के आपस में आदान प्रदान से उत्पाद बनते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपके सामने है, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार होगा, आयनों का आदान प्रदान इस प्रकार होगा कि जो सोडियम है उसके पास तो ये क्लोरीन आ जाएगा और ये जो सल्फेट है ये यहाँ पर आपके बेरियम के पास चला जाएगा। तो आपने क्या देखा कि दोनों के बीच में आयंस एक्सचेंज होने लग रहे हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपने गलती नहीं करनी है, ये जो मेटल वाला पार्ट है ये हमेशा धनात्मक होता है, इसको पहले रखना है, और ये बाद में जो सल्फेट और क्लोराइड होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं, इनको हमेशा बाद में रखना है। अब आप देखो, जैसे ये सल्फेट को बेरियम के पास भेजोगे तो आप क्या देखोगे कि सल्फेट बाद में लिखा जाएगा, बेरियम पहले लिखा जाएगा। इसी प्रकार ये जो क्लोराइड है ये नेगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, तो क्लोराइड जब इधर आएगा तो सोडियम के बाद में लिखा जाएगा, यानी कि ये देखो NaCl और आपका क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो ये थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए अब इसी रिएक्शन को देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कि रिएक्शन को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल बराबर मात्रा में यहाँ पर पानी मैंने ले रखा है, और इन दोनों के अंदर मैं ऐड करता हूँ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो ये जो व्हाइट वाली डिब्बी इसके अंदर मेरे पास है सोडियम सल्फेट, और ये दूसरी वाली जो डिब्बी इसके अंदर मेरे पास है बेरियम क्लोराइड। ये दोनों सॉल्यूशन आपके पास तैयार है। अब इन दोनों को मिक्सअप करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो आपने सोडियम सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड किया, और ऐड करने के बाद ही हम देखेंगे, ये देखिए वाह कितना मज़ेदार रिएक्शन हुई है। आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, देखो बिल्कुल यहाँ पर वाइट कलर का मटेरियल बन चुका है। यही इसी की बात करने लग रहे थे हम, यही आपका होता है बेरियम सल्फेट। इसमें आपने जैसे दोनों मिक्सअप किया, आप देख सकते हो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। ये किसके प्रेसिपिटेट बने हैं, ये बने हैं आपके बेरियम सल्फेट के, और नीचे जो सोल्यूशन है उसके अंदर धीरे धीरे क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन आपकी है आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आने लग रहा है कि किस प्रकार से अवक्षेप बनने लग रहे हैं। अवक्षेप किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो आपका ये जो ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर बना है ना, आपका ये मटेरियल सा बना हुआ है, ये इनसोल्यूबल होता है, ये घुलता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज बन जाती है जो घुलनशील ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप बनते हैं उसे बोलते हैं अवक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये आपका था द्विविस्थापन। तो आपने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। तो बिल्कुल क्लियर कट आपको इसमें नजर आने लग रहा है कि जैसे ही दोनों को मिक्सअप करते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनने लग रहा है। यही हमने यहाँ लिखा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जैसे ही मिक्सअप करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। आपको पता है नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है और वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये नीचे जो पानी आपको दिखने लग रहा है इसके अंदर आप देखोगे कि NaCl होगा, ठीक है। और ये जो बिना घुलने वाला पदार्थ है ये आपका क्या है, बेरियम सल्फेट। यहाँ बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है ना, सफेद कलर का ये अवक्षेप बना है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं अवक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट करके देखे, जिसमें आपने 2 देखे विस्थापन के लिए और 1 देखा आपने द्विविस्थापन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, अनॉक्सीकरण और रिडॉक्स, तीनों पार्ट को एक साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।